हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आई दृष्टि से घटना चक्र जो आई दृष्टि है उससे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देख रहे हैं और ये आज हमारे करंट अफेयर का लगभग 7वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस 6 वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। क्रम से चीज़ें देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी और बेहतर तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। अब ध्यान रखें कि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो एक समग्र रिवीजन के लिए ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली खबर है उसमें हम लोग देखेंगे विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो रिपोर्ट निकल के आई है, कब की? 2025 की। ठीक है, तो आप देखिए कब आई तो जून 2025 में। हमसे कई बार एग्जाम में बन जाता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो देख लीजिए फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स क्या है, एक पत्रिका है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि विश्व की जो 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं यानी कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2025, इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो इनके द्वारा जारी किए गए हैं। और आप देखिए इसके संदर्भ में जो डाटा का सोर्स है वो 6 जून 2025 तक के IMF के द्वारा लिए गए आंकड़े से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो IMF के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उसी से संबंधित इनके द्वारा ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है वो निकल के आई हुई है। अब देखिए जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में जो GDP है ना उसके संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो USA है ना वो शीर्ष पे। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि बड़ी इकोनॉमी है GDP के मामले में वो कौन सा है तो वो USA है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जाहिर सी बात है कि चाइना आएगा। चाइना के बाद मतलब कि तीसरे पे है जर्मनी, चौथे पे अपना भारत है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट जो है क्रम पूछ सकते हैं कि जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं अकॉर्डिंग टू GDP आप उनको बताइए क्रोनोलॉजी में सबसे ज़्यादा से कम यानी कि अवरोही क्रम में। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले USA आ जाएगा, USA के बाद फिर चाइना आएगा, चाइना के बाद आप देखिए जर्मनी आएगा और उसके बाद अपना प्यारा इंडिया आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत है। आगे देखिए और ध्यान रखना है GDP के मामले में। ठीक है, तो GDP के मामले में जो अपना भारत है वो चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। आगे देखिए वर्ष 2025 में विश्व की 5 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें देख लीजिए। तो USA जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन डॉलर में है वो देखिए तो 30.51 ट्रिलियन डॉलर में है। ठीक है, और जबकि जो है इनकी जो प्रति व्यक्ति आय यानी मतलब कि जो होता है ना पर कैपिटा इनकम उसमें अगर हम देखें तो 89.11 जो है US डॉलर है। ठीक है, और वो भी हज़ार में, ये मत समझिएगा कि केवल इतने जो है डॉलर, नहीं हज़ार में है। फिर आगे देखिए इनकी जो वार्षिक GDP वृद्धि दर है उसमें देखिए तो 1.8% जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही चाइना का दिया हुआ है। हम लोग अपने इंडिया का देख लेते हैं क्योंकि जब भी अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर सपोज दैट कि इस तरह से सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसकी है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया तब भी हम लोग ऑप्शन में कर ले जाएंगे। कैसे? हमें पता है सबसे ज़्यादा USA की है, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे जो है जर्मनी है, फोर्थ पे इंडिया है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा का जाहिर सी बात है कि US का होगा, तो इस वजह से हम लोग कर लेंगे। हाँ, अब अगर एग्जामिनर का माथा फिरा हो और वो इस तरह से पूछ ले कि मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहे हैं बताओ कौन सा रॉन्ग है, तो अगर सपोज दैट इस तरह से पूछेंगे भी ना तो वो लोग जब गलत करेंगे ना तो भारत का ही करेंगे। सामान्यतः जो आज मतलब कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यही ट्रेंड रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने इंडिया का देख लेंगे। बहुत ज़्यादा याद होगा नहीं क्योंकि एक एक आंकड़े कैसे आप याद करेंगे, तो जो काम की चीज़ें हैं वही देखिए। भारत की अगर आप देखें GDP कितनी है तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो भारत की GDP कितनी है फोर्ब्स के हिसाब से तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो देख लीजिए 2.88 1000 US डॉलर है, जबकि हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी है तो 6.2% रही है। ठीक है, हाँ ये पूछ सकते हैं कि किसके मतलब के हिसाब से यानी कि कौन सी वो इकोनॉमी है जिसकी जो वार्षिक GDP वृद्धि दर है वो माइनस में है, तो वो देखिए जो तीसरे नंबर पे है जर्मनी, उसकी माइनस में है -0.1%। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जो आंकड़ा है वो देखेंगे। और जाहिर सी बात है अभी हमने देखा कि 6 जून 2025 तक के आंकड़े एकदम नए नए आंकड़े इसमें दिए गए थे। अब हम देखेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। ठीक है, क्या है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 और इसमें क्या बताया गया है तो अगस्त 2024 में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन
CAF के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया। तो ये तो इंडेक्स एकदम नया नया सा समझ आ रहा है, कभी किसी एग्जाम में वैसे नहीं पूछा गया है, मतलब PCS ने तो नहीं पूछा है, ना PCS ने RO एरो ने, दोनों ने नहीं पूछा, फिर भी अब आया है तो आप चाहें तो देख सकते हैं किसके द्वारा जारी किया गया है, चैरिटीज एंड फाउंडेशन। क्योंकि अब जो है एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस ला रहे हैं जो बिल्कुल भी मतलब कहीं भी चर्चा में ना दिखते हो, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। जैसे इस बार आप देखिए PCS में उन्होंने जो रेड क्रॉस डे होता है ना, उसको कब मनाया जाता है ये पूछ लिए थे। तो आपको ये रेड क्रॉस डे जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए आगे देखिए, तो जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा अगस्त 2024 में। अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 उदारता यानी जेनरसिटी से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। अब चूंकि उदारता से रिलेटेड है तो इस वजह से हो सकता है हमसे पूछ लें कि मतलब ये किससे संबंधित आंकड़े जो है वो देता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये उदारता से संबंधित जो वैश्विक प्रवृत्ति है ना, उस पे अपनी जो टॉर्च है ना वो डालता है, नहीं प्रकाश डालता है। चलिए आगे देखिए क्या है स्मरणीय तथ्य इसमें, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में टोटल 142 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इंडोनेशिया जो है ना वो विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है इसके हिसाब से विश्व का सबसे उदार देश जो है वो कौन सा है, वो है इंडोनेशिया। आगे देखिए भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 26वां है यहाँ पे। वर्ष 2024 की रैंकिंग में जो अंतिम 4 देश हैं वो कौन है, तो पोलैंड, जापान, मतलब कि कंबोडिया और लिथुआनिया। तो ये लोग ऐसे हैं ना जो मतलब बहुत ही कम उदार हैं। चलिए आगे देखिए, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में जो शीर्ष देश हैं इंडोनेशिया है, केन्या है और सिंगापुर है। ठीक है, तो ये टॉप 3 है, इंडोनेशिया, केन्या एंड सिंगापुर। बस एक याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो उदार है वो कौन है, वो है इंडोनेशिया। अगली जो हमारी खबर है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक संस्था है, इनके द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। आपको यहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स के बारे में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। ये क्या है, तो यह एक स्वतंत्र बहुविषयक मुद्दों पे काम करने वाला संगठन है जो कि क्या काम करता है, तो जो कानून के शासन को आगे बढ़ाने, उसको प्रोत्साहित करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की यदि बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपको जो US है ना उसके वॉशिंगटन DC में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। इनका काम क्या है, तो विश्व भर में जो भी मतलब कि विश्व भर में जो भी कानून के शासन है उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना और जागरूकता पैदा करने वाले जो काम है वो करता है ये। ठीक है, और हेडक्वार्टर आप देखें इसका वॉशिंगटन DC में है। आगे देखिए क्या है हमारे लिए याद करने वाली चीज़ें, तो वो यहाँ पे बताई गई हैं कि 23 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया। इसमें टोटल 142 देशों और क्षेत्राधिकारों यानी वैश्विक जनसंख्या का लगभग 95% में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मापन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए लगातार 7वें वर्ष ना इस सूचकांक में विश्व स्तर पर कानून के शासन में गिरावट ही दर्ज की गई। यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो आया है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लगातार 7वें वर्ष कानून का जो शासन है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र को खतरे में मतलब कि पड़ते हुए देख रहे हैं, राजशाही टाइप का आ रहा है। चूँकि अगर कानून का शासन नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति विशेष का शासन होगा, और अगर किसी व्यक्ति विशेष का शासन है तो फिर वो राजतंत्र है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र तो है नहीं। खैर आगे देखिए, विगत वर्ष सर्वेक्षण किए गए 57% देशों में कानून के शासन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए हालांकि भारत उन गिने चुने देशों में अभी शामिल है जो WJP यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स स्कोर में वृद्धि कर रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो कानून का शासन है वो अभी बरकरार है। हम लोग जो है राजतंत्र की तरफ नहीं जा रहे हैं। लोग भले गाली देते रहे कि मोदी जी जो है हमें राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, वो तानाशाह बन रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें आप देखिए कि अभी भी हमारे यहाँ जो कानून का शासन है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ कानून के शासन में गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को लेकिन स्थान देखिए 79वां है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉप 10 या टॉप 5 में, ना, हम लोग 79वें स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 24 में शीर्ष जो 3 देश हैं उन्हें देख लीजिए।
तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर डेनमार्क का है, दूसरे पे है नॉर्वे, तीसरे पे है फिनलैंड। तो ये लोग तो आपको हर जगह टॉप करते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। आगे देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देशों का प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है ना वो 8 फैक्टर्स पे किया जाता है 44 संकेतकों के आधार पर। ठीक है, तो हो सकता है हमसे पूछ लें कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कितने कारकों पर किया जाता है, या एक स्टेटमेंट में ही पूछ लें कि 8 कारकों और 50 संकेतकों पर किया जाता है। तो नहीं, 50 संकेतकों नहीं, 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 44 संकेतक यहाँ बताया नहीं जाएगा, वो तो ओवरबर्डन हो जाएगा, किसी काम का नहीं। हाँ, 8 जो कारक हैं वो बताए गए हैं। पहला कारक कौन सा है? पहला है सरकारी शक्तियों पर अवरोध, यानी कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स। ठीक है। दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो अपने यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, एकदम समझ आता ही है हम लोगों को कितना भ्रष्टाचार है। मतलब एक हाथ आप देखेंगे कि मैंने एक पिक्चर देखी थी कहीं पे, उसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे ही रिलेटेड जो है एक व्यंग टाइप का था। एक हाथ टेबल पे है, मतलब एक व्यक्ति है, उनसे वो सरकारी कर्मचारी बात कर रहे हैं, उनका एक हाथ टेबल पे है और दूसरा हाथ टेबल के नीचे है, और जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं उनके हाथ में ना मतलब पैसों से भरा हुआ थैला है जो कि वो सरकारी कर्मचारी को थमा रहे हैं। तो ये क्या है? ये करप्शन को ही तो दर्शा रहा है ना। चलिए आगे देखिए, यूं ही थोड़े हमारा इंडिया 79 पोजीशन पे है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? खुली सरकार यानी ओपन गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो, आदेश और सुरक्षा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, नियामक प्रवर्तन यानी रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, और नागरिक न्याय यानी सिविल जस्टिस, आपराधिक न्याय यानी कि क्रिमिनल जस्टिस। तो ये टोटल 8 फैक्टर्स हैं जिस पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है। क्या है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल अवार्ड 2024। अब देखिए, जो 2023 में 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था शांति का जो नोबेल है वो किसको मिला था। तो ईरान की एक महिला थी, उनको मिला हुआ था, कोई नरगिस मोहम्मदी करके थी शायद, ऐसा ही कुछ नाम था, नरगिस मोहम्मदी ही नाम था। और दूसरा स्टेटमेंट लेकिन खतरनाक टाइप का था। हालांकि वो स्टेटमेंट भी सही था, लेकिन कई सारे बुक्स में आप देखेंगे तो उसको बताया गया कि वो रॉन्ग है, जबकि किसी ना मतलब उनके द्वारा ना प्रेस के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रेस के लिए कोई मतलब अवार्ड भी दिया गया था। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन इस तरीके से सही होना था कि हाँ, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, खैर चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024। तो 21 अक्टूबर 1883 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी, जिनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल, ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना? 1900 में। देखिए, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है सबसे पहले उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2024, तो 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साइंसेस द्वारा, यानी कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इसका नाम है, जिसके द्वारा ये इकोनॉमी का जो नोबेल है वो प्रदान किया जाता है। तो इनके द्वारा ये जो नोबेल है इसकी घोषणा की गई। इस वर्ष यह संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। तो इकोनॉमी का जो नोबेल है किनको किनको मिला है वो देखिए। पहले व्यक्ति हैं डैरन एस मोगलू, क्या नाम है इनका? डैरन एस मोगलू। और ये कौन है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दूसरा साइमन जॉनसन, तो जो जॉनसन है उनको भी मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से, ये भी बिलोंग करते हैं। और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन, शिकागो मतलब यूनिवर्सिटी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो देखिए तीनों लोग ना अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो जो इकोनॉमी में नोबेल मिला है वो किसको मिला है? डैरन जॉनसन रॉबिन्सन, ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं, डैरन जॉनसन रॉबिन्सन। ठीक है। चलिए, कह रहे हैं इन तीनों अर्थशास्त्रियों को यह अवार्ड संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित जो शोध है ना, उनके द्वारा जो ये शोध किया गया था उसके लिए दिया गया। आगे देखिए, दूसरा है नोबेल शांति अवार्ड 2024। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अवार्ड पूछा गया है हमारे एग्जाम में तो वो नोबेल ही है। ठीक है। तो नोबेल अवार्ड 2024 की यदि हम बात करें तो 11 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा? तो नॉर्वे में स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये जो अवार्ड है वो मतलब इसकी घोषणा की गई।
ये पुरस्कार इस बार किसको मिला है, तो ये एक संस्था है जापान की जिसका नाम है निहोन हिंडाल्को, ठीक है। तो ये किसके लिए, मतलब कि ये इनको क्यों मिला हुआ है, तो यह जो संस्था है ना निहोन हिंडाल्को, जो कि एक जापानी संस्था है या संगठन है, ये परमाणु हथियारों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है ना उसको परमाणु हथियारों से मुक्त करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो निडोन मतलब हिंडाल्को है, इसको इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो मिला हुआ है। आगे देखिए निहोन हिंडाल्को के बारे में, तो यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का एक संगठन है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है वो है साहित्य का नोबेल अवार्ड, ठीक है। तो ये भी हमसे कई बार पूछा गया है साहित्य का नोबेल। तो 10 अक्टूबर को स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा ये जो साहित्य का नोबेल है उसके अवार्ड की घोषणा की गई। किसको मिला है, तो 2024 का जो नोबेल है साहित्य वाला, दक्षिण कोरियाई एक लेखिका हैं जिनका नाम क्या है, हान कांग, ठीक है। नाम ध्यान से देख लीजिए कि दक्षिण कोरिया की हैं, नाम क्या है इनका, हान कांग। इनको जो लिटरेचर का अवार्ड है नोबेल वाला वो मिला है, और साथ में यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका बन गई हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी पुरुष के द्वारा प्राप्त किया गया रहा हो, ठीक है। आगे देखिए इनमें मतलब कि इनसे पूर्व जो है 2000 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, किम डे जुंग, इनको नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला हुआ था, ठीक है। चलिए जो हान कांग हैं ये नोबेल साहित्य का मतलब नोबेल साहित्य अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं, समझिए पहले, नॉट इवन ओनली दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं, यह पूरे एशिया की पहली महिला हैं जिनके द्वारा साहित्य का नोबेल अवार्ड जीता गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए तो हान कांग, अब देखिए एशिया में अपना भारत भी आ जाता है तो हो सकता है इस बार पूछ लें, इस वजह से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो हान कांग को ये जो अवार्ड है उनके गहन काव्यात्मक गद्य यानी कि पोएटिक प्रोज के लिए प्रदान किया गया है, जो ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। आगे देखिए हान कांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास क्या है, द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो हान कांग है उनकी प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है कि उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, कौन सा, द वेजिटेरियन। आगे देखिए 2015 में इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेबोरा स्मिथ के द्वारा किया गया था, और द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2016 से सम्मानित भी किया गया था, मतलब इनका उपन्यास बहुत फेमस रहा था। चलिए आगे देखेंगे रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड, कभी पूछा नहीं जाता है, देख लीजिए, होता है ना फॉर्मेलिटी कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, वरना मतलब सपोज दैट पूछ लिया गया तो हमें फिर बहुत अफसोस होगा कि काश पढ़ लिए होते, ठीक है। चलिए 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम का जो ये मतलब संस्था है स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसी के द्वारा ये जो केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड है उसका वितरण किया गया है। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को ये दिया गया है, कौन कौन, एक तो डेविड बेकर हैं, दूसरे हैं डेमिस हेशाबिस और तीसरे हैं जॉन एम जम्पर, ठीक है। तो डेविड डेमिस जम्पर ऐसे करके याद रखिएगा, कौन कौन, डेविड डेमिस जम्पर, ठीक है। तो जो डेविड बेकर हैं इनके द्वारा क्या किया गया है, तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका तथा होवार्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से ये संबंधित है, इनके द्वारा जो किया गया है उसको आगे हम लोग देखेंगे। और डेमिस हसाबिस जो हैं इनके मतलब ये कहाँ से हैं, तो गूगल डीप माइंड लंदन यूके से हैं, और साथ में जो जम्पर हैं वो गूगल डीप माइंड लंदन यूके से हैं, ठीक है। तो 2 लोग तो यहीं से हैं और 1 लोग अमेरिका से हैं। देखिए इस पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की टोटल जो राशि है उसका आधा हिस्सा डेविड बेकर को मिलेगा, शेष आधे हिस्से में जो हसाबिस और जम्पर हैं इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। अब देखिए डेविड बेकर के कार्य क्या है, तो जो इनको आधा हिस्सा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा। तो देखिए इन्होंने जो ये मतलब कि काम किया है, जीवन के सरल रासायनिक उपकरणों अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने वाला जो है कोई शोध किया है, ठीक है। और देखिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है। और जो हेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर हैं इनके कार्य क्या हैं,
डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए 2024 हेतु रसायन विज्ञान के नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके एक ऐसी समस्या को सफलतापूर्वक सॉल्व किया है जिससे रसायनज्ञ 50 वर्षों से भी अधिक से जूझ रहे थे। ठीक है, और समस्या क्या थी? तो समस्या थी प्रोटीनों की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2020 में डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने एक एआई मॉडल प्रस्तुत किया जिसे अल्फाफोल्ड 2 जो है वो कहा जाता है। ये याद रख सकते हैं, अल्फाफोल्ड 2 को इनके द्वारा जो है वो विकसित किया गया। अब हम देखेंगे जो भौतिक विज्ञान है यानी कि जो फिजिक्स है ना, उसमें नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो 8 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा? तो वही द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा कहा गया। ये देखिए, साइंसेस के द्वारा ये वाला जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है, यह घोषणा की गई है। किसको मिला है? तो ये देखिए, संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को मिला गया है उनके नाम क्या हैं? एक तो जॉन जे हॉपफील्ड हैं और दूसरे जियोफ्री ई हिल्टन है। तो हॉपफील्ड और हिल्टन को मिला हुआ है फिजिक्स में नोबेल। तो ये जो हॉपफील्ड हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से, जबकि जो हिल्टन जी हैं ये टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन वैज्ञानिकों को यह अवार्ड जो है ना कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है। लास्ट है अपना चिकित्सा का जो है यानी कि चिकित्सा विज्ञान का नोबेल अवार्ड 2024। तो 7 अक्टूबर 2024 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि स्वीडन में ही है, उसके द्वारा ये चिकित्सा का जो नोबेल अवार्ड है उसकी घोषणा की गई है। और इस वर्ष ये जो पुरस्कार है संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। वो 2 कौन हैं? पहले तो हैं विक्टर एम्ब्रोस जो कि अमेरिका के हैं, दूसरे गैरी रुकवन, ये भी अमेरिका के ही हैं। तो अपने इंडिया से तो कोई है ही नहीं। देखिए, इन्हें ये अवार्ड जो है ना वो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन नियमन के लिए जो है वो प्रदान किया गया है। 1993 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज की जिसे इन्होंने माइक्रो आरएनए कहा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे जो नोबेल के अवार्ड रहे वो हमने देखा। अब जो आ रहा है हमारा वो क्या है? वो है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो टाइम्स वैश्विक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है ये वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। यानी कि ये जो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग है ये प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो टाइम पत्रिका के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, यह रैंकिंग एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्राविधि पर आधारित है और इसके अंतर्गत किसी भी संस्थान को 5 क्षेत्रों में विभक्त करके 18 प्रदर्शन यानी संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, तो 5 जो है क्षेत्रों में इसको विभाजित करके 18 संकेतकों पे ये जो रैंकिंग वगैरह है वो दी जाती है। 5 जो क्षेत्र हैं वही देख लीजिए, 18 जो मतलब संकेतक हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्षेत्र कौन से हैं? पहला तो टीचिंग यानी कि शिक्षण, दूसरा है अनुसंधान पर्यवेक्षण यानी रिसर्च एनवायरनमेंट, तीसरा है अनुसंधान गुणवत्ता यानी रिसर्च की क्वालिटी, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण यानी इंटरनेशनल आउटलुक, और लास्ट है अपना इंडस्ट्री। ठीक है, क्या है हमारे लिए जानने वाली चीज़ें? तो देखिए, 9 अक्टूबर 2024 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग 2025 है वो जारी की गई। इसका कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है यानी 21वां एडिशन है। और 2025 की रैंकिंग में विश्व के टोटल 115 देशों और क्षेत्रों में कुल 2092 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रैंकिंग जो है वो दी गई है। इस रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक यानी 174 जो संस्थान है वो शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के संस्थानों को शामिल करेंगे, इंडिया में तो ऐसा कोई है भी नहीं जिसको शामिल किया जाए। चलिए, टाइम्स वैश्विक जो विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 है इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके है ना इसको फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है। किसको? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को पहला जो स्थान है वो मिला हुआ है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में लगातार 9वीं बार टॉप पे रहा है। ठीक है, यानी कि पहली बार या दूसरी बार नहीं है, लगातार 9वीं बार ये टॉप पे रहा है। और आगे देखिए, रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है ना वो भारत का शीर्ष संस्थान है। ठीक है, और इसे जो है अगर आप देखें तो रैंक समूह 201 से 250 के मध्य शामिल किया गया, मतलब टॉप में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बस भारत की तरफ से ये टॉप में है। अगर भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का जो है टाइम पत्रिका के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है उसमें भारत का कौन सा संस्थान टॉप पे है, तो वो हो जाएगा अपना भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। चलिए आगे देखिए,
टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में जो शीर्ष 5 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें देख लीजिए। तो सबसे पहले तो अपना यही आ जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का। दूसरा कौन सा है, तो 401 से 500 के मध्य आपको अन्ना विश्वविद्यालय मिलेगा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। तीसरा कौन सा है, तो 401 से 500 की श्रेणी में है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का। और ये देख लीजिए 401 से 500 के मध्य में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई का। तो उत्तर प्रदेश का तो कहीं वैसे भी नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इवन हिमाचल प्रदेश तक का आपको नाम दिख जाएगा लास्ट में, लेकिन आप देखिए यूपी का नाम नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को, ठीक है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो विकास है 2010 में किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय HDRO के द्वारा किया गया, ठीक है। इतने सारे लोगों के द्वारा किया गया है। OPHI तथा UNDP ने एल्कीरे फॉस्टर विधि का विकास बहुआयामी गरीबी के मापन के लिए किया है। तो बस ये फॉस्टर जो विधि है इसको याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी विधि है, एल्कीरे फॉस्टर विधि। आगे देखिए, सभी के लिए एक बेहतर तथा अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs को अपनाया गया। और SDG के अंतर्गत लक्ष्य एक क्या है कि वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूपों के उन्मूलन को मतलब कि उन्मूलन करना, ठीक है। तो जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उसमें जो हमारा पहला गोल है वो यही है कि हम लोग 2030 तक सबसे पहले तो गरीबी को ही समाप्त करेंगे। और लगता नहीं है कि गरीबी समाप्त होगी, क्योंकि आप देखें कि अभी भी जो गरीब है ना वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, SDG 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। 2010 से वैश्विक गरीबी जो बहुआयामी सूचकांक है जिसको MPI कहा जाता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, यह विश्व के 100 से अधिक देशों में व्याप्त जो गरीबी या विभत्स स्थिति है उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या है हमारे लिए जानने योग्य बातें। तो 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल इसके द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जो है वो प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो इस बार UPPSS ने एक साइड रैंक्स दिया हुआ था और एक साइड उनके किसके द्वारा ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है वो दिया हुआ था। तो थोड़ा संस्थाओं के नाम देख लीजिएगा। और इस बार जो मतलब ये रिपोर्ट निकाली गई है उसका थीम क्या है, तो संघर्ष के मध्य गरीबी यानी पावर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखिए कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया है। इन 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग यानी 18.3% जो लोग हैं ना वो मतलब कि गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। और इन 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे से अधिक संख्या यानी कि 584 मिलियन जो संख्या है वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं, जबकि वयस्क के संदर्भ में ये संख्या कितनी है, 13.5% है। और कुल 1.1 बिलियन बहुआयामी गरीबी से जो मतलब कि बहुआयामी रूप से गरीब लोगों में से 553 मिलियन लोग यानी 48.2% लोग जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, तो उप सहारा अफ्रीका में निवास कर रहे हैं। जबकि बहुआयामी गरीबी या बहुआयामी गरीब लोगों की 402 मिलियन यानी लगभग 35% जो जनसंख्या है वो दक्षिण एशिया में निवास कर रही है। स्पष्ट है कि विश्व की बहुआयामी रूप से जो गरीबी है या बहुआयामी रूप से जो गरीब 83.2% जनसंख्या है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास कर रही है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो आपको बहुआयामी रूप से गरीब लोग हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, एक तो अफ्रीका में, दूसरा एशिया में। और बहुआयामी गरीबों की 83.7% जो जनसंख्या है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव में ना बहुत ज़्यादा गरीबी है। आगे देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट से प्रभावित देशों में गरीबी दर उन देशों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है। यानी कि जहाँ पे संघर्ष चल रहा है वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गरीबी ज़्यादा हो भी जाएगी। और लगभग 40% जो बहुआयामी गरीब हैं या बहुआयामी गरीबी से जो मतलब जूझ रहे लोग हैं
यानी कि 455 मिलियन ऐसे देशों में निवास कर रहे हैं जो कि युद्ध, अस्थिरता या कम शांति की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यानी कि 455 मिलियन लोग ऐसे जगह पे निवास कर रहे हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। आगे देखिए, वैश्विक MPI 2024 गरीबों की जो सर्वाधिक संख्या है उससे संबंधित 5 देश कौन है। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीब है ना, वो कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो अपने भारत देश में ही रह रहे हैं। तो अपने भारत की स्थिति देखिए, 234 मिलियन लोग हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो अपने भारत में रह रहे हैं। इसके पीछे का एक ये भी रीज़न है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या अधिक है, लेकिन हम लोग केवल जनसंख्या को नहीं जो है इसका जिम्मेदार ठहरा सकते, क्योंकि चाइना की भी जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ देखिए, चाइना इन 5 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए कि बहुआयामी गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी रूप से गरीब लोग हैं वो हमारे भारत में ही रह रहे हैं, 234 मिलियन। दूसरे पे अपना पड़ोसी है 93 मिलियन, और फिर तीसरे पे है इथियोपिया 86 मिलियन, और चौथे पे है नाइजीरियन 74 मिलियन, और आप देखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 66 मिलियन। ठीक है, तो टॉप पे अपने को तो याद ही रखना है, और देख लीजिए आपका पड़ोसी भी पास में ही है अपने। आगे देखिए, संयुक्त रूप से इन 5 देशों में बहुआयामी गरीब से या बहुआयामी रूप से गरीब 1.1 बिलियन लोगों की संख्या, आधी संख्या 48.1 जो है वो निवास कर रही। ठीक है, चलिए अब हम भारत की यदि स्थिति की बात करें तो भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने के लिए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत का MPI मूल्य 2005-6 के 0.283 से घट करके 15 में मतलब 15-16 में 0.122 और 19 से 21 के मध्य 0.069 हुआ। यानी कि हम लोग बहुआयामी गरीबी से निकलने की ओर अग्रसर हैं। आगे देखिए, भारत में 2005-6 में जो बहुआयामी गरीबी की स्थिति थी उसमें निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.9 मिलियन यानी 55.1% थी, जो कि वर्ष 2015-16 में घटकर 371.9 मिलियन यानी 27.7%, और 19 से 21 के मध्य 231.8 मिलियन यानी 16.4% रह गई। यानी कि बाहर ही निकल रहे हैं, कुल मिला के डूब नहीं रहे उसमें। चलिए आगे देखिए, भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी। तो ऊर्जा दक्षता हब यानी एनर्जी एफिशिएंसी हब की स्थापना वर्ष 2019 में सरकारों के मध्य एक स्वैच्छिक सहयोग के रूप में की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना। हालांकि इस हब की औपचारिक स्थापना 2019 में हो गई थी, लेकिन इसे लॉन्च जो है ना वो 2021 में किया गया, और इस प्रकार इसका पूर्ण पैमाने पर जो संचालन है वो 2021 में स्टार्ट हुआ। और इसमें देखिए तो 16 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से 16 संस्थापक सदस्य हैं उनके नाम देख लीजिए। एक तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी और UK तथा अमेरिका। इस हब का जो सचिवालय है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेज़बानी में पेरिस में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या है जानने योग्य चीज़ें वो भी देख लीजिए। तो 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत को ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की है। आगे देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो, तो इसको भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और जो BE है, ये हब की गतिविधियों में भारत की भागीदारी को सुगम बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएगा। आप देखिए इस समय ना इसके भारत सहित टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं, टोटल 17 मेंबर्स हैं। ठीक है, भारत को लेकर के। अगला जो हमारा खबर है यानी कि अगली जो खबर है वो क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि 2007 में इसका पहला जो है एडिशन आया था। और इस सूचकांक का प्रकाशन देखिए किसके द्वारा किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बहुत बार ये पूछा गया है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग WIPO कहते हैं, उसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो पब्लिकेशन है वो किया जाता है। आगे देखिए, WIPO के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया जाता है, अर्थात अकेले नहीं करता है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में करता है। इस सूचकांक के प्रकाशन में कारपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री आदि भी सहयोग की भूमिका में रह जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब हम देखेंगे क्या है जानने वाली चीज़ें। तो 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो है वह जारी किया गया। मुश्किल है कि ये डेट वगैरह पूछी जाए। आगे देखिए ये कौन सा एडिशन है, ये पूछा जा सकता है। कई बार हमसे एडिशन पूछा गया, जैसे कोई रिपोर्ट पूछी जाती है ना, तो दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है वो यही बन जाता है कि ये इसका फलाना एडिशन है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, विपो के द्वारा ये जो जारी किया गया है 17वां एडिशन है। चलिए आगे देखिए, शीर्षक क्या है, थीम जरूर देख लीजिए, सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, यानी अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में विश्व की जो 133 अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, उनके नवाचार प्रदर्शन को माप करके उन्हें रैंकिंग दी गई, अर्थात 133 अर्थव्यवस्था को इसमें रैंकिंग दी गई है। और 2024 में जो सूचकांक है उसमें स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष जो है वो पहले स्थान पे रखा गया, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है ना वो 14 साल से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है और इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था यानी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी की संज्ञा जो है दी गई है। आगे देखिए, अंगोला जिसका स्कोर 10.0 है, इसको इस सूचकांक में अंतिम यानी 133वें स्थान पे रखा गया है। अब हम अपने भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत को लगातार 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर जो है वो घोषित किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लगातार 14 साल से हमें क्या मतलब कि घोषित करके रखा गया है, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर। ठीक है। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन है, 3, तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। ठीक है। स्कोर वगैरह हमसे नहीं पूछते हैं, फिर भी पहले का स्कोर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 67.5 जो है इनका स्कोर है, किसका, स्विट्जरलैंड का। चलिए, और भारत की जो रैंक है वो भी देख लीजिए, 39th रैंक है। ठीक है। और स्कोर कितना है, 38.3। और GII 2023 में भारत जो है 40वें मतलब 40 स्थान पे था, अभी जो है 39 पे आ गया है। चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की बात करेंगे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स यानी कि बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई। टोक्यो योकोहामा जो कि जापान का है और ये विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब बनकर के उभरा है। और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर कौन कौन से हैं, वो 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जो है वो इसमें शामिल है। चलिए आगे देखिए, तो यदि हम लोग विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 की बात करें तो प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान ही से देख लीजिए कि जो मतलब कि प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। और स्मरणीय तथ्य क्या है, तो सितंबर 2024 में IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 जो है वो जारी किया। इस रैंकिंग का ये कौन सा एडिशन है, तो 11वां संस्करण आपको ये देखने को मिलेगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 2024 में आप देखें तो टोटल ना 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें टॉप पे आपको कौन मिलेगा, तो यहाँ भी आपको स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग ऐसे जो देश हैं वो टॉप पे दिख रहे हैं। तो टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। देखिए स्कोर इन्होंने 100% का जो है अचीव किया है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में 67 देशों की जो सूची है उसमें भारत का जो स्थान है वो देख लीजिए क्या है, तो 58 है। ठीक है। 67 में मतलब हम लोग पीछे से टॉप कर रहे हैं, 58 पोजीशन पे हैं। स्कोर कितना है, 40.47। आगे देखिए 2023 में भारत कहाँ पे था, तो 56 पर था। चलिए आगे देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर जिसका स्कोर 85.65 है, इसको प्रथम स्थान पे मतलब कि दिया गया है। यानी कि एशिया प्रशांत में 14 देशों की जो रैंकिंग है उसमें सिंगापुर को टॉप पे रखा गया है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत कहाँ पे है, 12वें स्थान पे है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम स्थान मिला है, 67वां। ठीक है। कौन है वो, मंगोलिया। तो इनको लास्ट जो स्थान है वो मिला है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और वो क्या है, वो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया। ठीक है। मैंने जब ये मतलब कि हो रहा था आयोजन उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। चलिए, और हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।
और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। अभी ना घटना चक्र की तरफ से जीएस में कैसे 70 से ज़्यादा प्लस ला सकते हैं, यानी कि 70 नंबर तक की जो प्रिपरेशन है उसको कैसे आप एक जगह पे मतलब कर सकते हैं, उससे संबंधित एक बुक जो है जारी की गई थी, तो मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। 3 घंटे की वीडियो है जिसमें जो है हिस्ट्री के लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए गए हैं। 1 घंटे की अभी और वीडियो आएगी जिसमें हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग उस पूरी बुक को ही कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत लगातार बोलना आसान नहीं होता है। तो जब आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हाँ ये वीडियोस काम की है, आपको इस तरह से रिवीजन करना है, तभी फिर वीडियोस वो आगे आएंगी, वरना तो फिर जाहिर सी बात है कि कैसे मतलब एक तरफ से कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक तरफा नहीं हो सकता। खैर आगे चलिए, भारत का जो 43वां विश्व धरोहर स्थल है उसके बारे में देखिए। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो मतलब कि 46th एडिशन था ना, वो अब देखिए अपने भारत में ही हुआ था। 21 से 31 जुलाई के मध्य भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में, ठीक है। ये पहली बार था जब भारत के द्वारा ये जो विश्व धरोहर समिति है इसके वार्षिक सत्र की मेजबानी की गई। भारत में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के जो आयोजन है इसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इसके संवर्धन कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। क्या है स्मरणीय तथ्य? तो 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व धरोहर समिति का जो 46वां एडिशन है इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें आप देखें कि इन्होंने अपने संबोधन में क्या किया है, तो विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र यानी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पर को $1 मिलियन के अनुदान देने की भी घोषणा की है। और इस योगदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में किया जाएगा। आगे देखिए, इस योगदान से विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के देशों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में यूनेस्को के महानिदेशक, जिनका नाम क्या था, आड्रे अजोले, आराम से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आड्रे अजोले, तो इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। और 46वें सत्र के अंग के रूप में धरोहर प्रबंधन हेरिटेज मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को समर्पित कई मंचों का भी आयोजन हुआ। और इनमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये 2 आयोजन देख लीजिए। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति का जो 46वां एडिशन है उसके उद्घाटन समारोह में मोदी जी के द्वारा घोषणा में भारत में युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन में एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया। और विश्व धरोहर समिति का जो 46वां एडिशन है इसके दौरान समिति के द्वारा विश्व भर में 24 नए स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। और इन 24 नए स्थलों में आप देखें तो 19 जो है सांस्कृतिक यानी कल्चरल थे, 4 जो है वो नेचुरल थे और 1 जो है मिक्स्ड कैटेगरी में था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की नहीं है, पूरे विश्व भर की बात हो रही है। और इन नए स्थलों में शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के टोटल 168 देश मतलब कि 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो 1223 हो गई है। विश्व धरोहर स्थल के 46वें सत्र में आप देखें भारत की तरफ से किसको शामिल किया गया है, तो भारत की तरफ से मोइदाम्स को शामिल किया गया है, जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, ठीक है। यानी कि राजा महाराजा को जहाँ पे दफन किया जाता था उसे असम में क्या बोला जाता है? मोइदाम्स, तो उसको शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको वैसे मतलब कि शामिल करने की घोषणा की गई। आगे देखिए, 43वां विश्व धरोहर स्थल ये भारत का फिर बन भी गया, ठीक है। तो भारत का जो 43वां विश्व धरोहर स्थल है वो कौन बना है? असम का मोइदाम। और साथ ही ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल है। तो इसके पहले के कौन कौन से थे? इसके पहले का था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो अभी के कौन सा हो गया? तीसरा मोइदाम्स। आगे देखिए, उपर्युक्त दोनों स्थल प्राकृतिक श्रेणी यानी कि जो काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है ये प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किए गए थे 1985 में विश्व धरोहर सूची में। आगे देखिए, मोइदाम्स को कौन से श्रेणी में रखा गया है? तो कल्चरल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। तो स्पष्ट है कि मोइदाम्स जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल बन गया है। आगे देखिए, लोगों की यदि हम बात करें तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो कर्नाटक स्थित
हम्पी स्मारकों का समूह यानी ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी से प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। तो हम्पी भी हमारा विश्व धरोहर स्थल है। वहीं से जो लोगो था 46वें एडिशन का वो मतलब कि प्रेरित था। आगे देखिए, इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ स्टोन चैरियट को प्रदर्शित किया गया, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। और इस लोगों के प्रतीक चिन्ह की जो टैगलाइन है वो क्या है, सह नव यशः। ये टैगलाइन संस्कृत में है, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमारा गौरव बढ़े। ठीक है। और उल्लेखनीय है कि ये टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। तो आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ मतलब कि हुआ था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का, यूनेस्को की जो अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, उसमें हमने एक मतलब कि टैगलाइन लिया था, जिसका टैगलाइन क्या था, शाह नव यशः। ये टैगलाइन कहाँ से हमने लिया था, तो ये हमने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ था। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के हमसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है हमारा गौरव बढ़े, यानी कि क्या है, सह नव यशः। और किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा पहली बार जो 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना, उसकी जो है वो मतलब कि मेजबानी की गई थी, तो उसी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए मोईदाम्स के बारे में यहाँ आपको बताया गया है कि मोईदाम्स क्या है। तो मोईदाम्स जो है वो असम के चराईदेव जिले में स्थित है, पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में। मोईदाम्स जो है वो वास्तव में टीलेनुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है, और इन्हें ताई अहोम राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। 13वीं शताब्दी में राजकुमार शिव खाफा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर के लोग बस गए। ठीक है, जो अहोम थे वो। आगे देखिए 13वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम लोगों ने चराईदेव में मोईदाम्स या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया। वैसे सब बकवास पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि फालतू की चीज़ों नहीं देखते हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो है देखा जा सकता है कि जो चराईदेव है इसके मोईदाम्स की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों, रॉयल टॉम्ब्स और मिस्र के फ़ायरों के पिरामिडों से की जा सकती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है उसमें शीर्ष देश कौन है, ये देख लीजिए। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो इटली के पास, दूसरा चाइना के पास। ठीक है, इटली के पास कितने हैं, 60, चाइना के पास है 59। तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे है फ्रांस, पाँचवें पे है स्पेन, छठे पे अपना भारत आ रहा है 43 विश्व धरोहर स्थल के साथ। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो हम अभी छठे पोजीशन पे हैं। और पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के टोटल 13 स्थलों को नामित किया गया है या शामिल किया गया है। अब देखिए विश्व धरोहर स्थल जो भारत के हैं 43, उनको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं। तो आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश से है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 और उत्तर प्रदेश का ताजमहल 1983। तो देखिए 4 जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको 1983 में शामिल किया गया, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। चलिए आगे देखिए। महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है तमिलनाडु 1984 में शामिल किया गया, और इसी साल सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा का है 1984 में इसको भी शामिल किया गया। फिर आप देखिए 1986 में भी आपको जो 4 मॉन्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। कौन से, तो गोवा के चर्च गेट कॉन्वेंट, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक और खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, ये सभी 1986 में शामिल हुए। आगे देखिए एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987 और महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 और 2004, पट्टदकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987, सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 और हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 और कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में हैं जो वो भी 1993 में शामिल हुए। भारत की जो मतलब कि पर्वतीय रेलवे हैं इनको भी आप देख लीजिए 1999, 2005 और 2008 में शामिल किया गया। कौन कौन सी हैं, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश। तो किसको कब शामिल किया गया, तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का है 1999 में, तमिलनाडु का जो नीलगिरी है 2005 और कालका शिमला जो है इसको कब शामिल किया गया, 2008 में। आगे देखिए बोध गया में महाबोधि जो मंदिर परिसर है बिहार का, इसको 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश 2003 में, और चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो कि गुजरात का है 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस इसको कहा जाता था, महाराष्ट्र का है
2004 में, लाल किला परिसर दिल्ली का है 2007 में, जंतर मंतर जयपुर 2010 में। और इसी के साथ देखिए राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागरोन, ये सभी 2013 में शामिल किए गए। और रानी की वाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2014 में इसको शामिल किया गया। आप देखिए कि जो 100 रुपए का नोट है ना उसमें ये रानी की जो वाव है ना इसी की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। नालंदा विहार में जो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल है ये 2016 में शामिल किया गया। और फिर देखिए ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान जो कि चंडीगढ़ से संबंधित है, इसको 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में शामिल हुआ। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको सिंबल्स को मतलब कि महाराष्ट्र से संबंधित है 2018 में। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया। और राजस्थान का है धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा कालीन शहर है गुजरात का है, 2021 में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखेंगे काकती रुद्रेश्वर यानी कि जो रामप्पा मंदिर है ना ये जब मतलब आया था ना तो बहुत पूछा गया था, 2021 का है और तेलंगाना में मतलब 2021 में इसको शामिल किया गया, तेलंगाना से संबंधित है। फिर आप देखिए शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में इसको शामिल किया गया। होयसल के पवित्र जो मंदिर समूह है कर्नाटक में है, 2023 में शामिल हुए। और मोईदाम अहोम का जो राजवंश की टीला दफन प्रणाली है असम का है, 2024 में शामिल हुआ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं इनको जो है कब शामिल किया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है 1985 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है, इसको भी 1985 में। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का है, इसको भी 1985 में शामिल किया गया। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का, इनको 1987 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, 1988 में, ठीक है। फिर आप देखिए पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2012 में शामिल हुआ। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 2014 में शामिल हुआ। मिश्रित स्थल में आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का मिल जाएगा, 2016 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। चलिए तो इन सबको एक बार देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे नए मतलब कि 4 नए देश जिनको FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो FATF का पूर्ण रूप जाने रहिए क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। FATF क्या है, तो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है वो स्थापित किया गया। और FATF जो है वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। वर्तमान में FATF के टोटल 40 मेंबर्स हैं जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। कौन कौन, एक तो यूरोपीय आयोग और दूसरा खाड़ी सहयोग आयोग या परिषद, ठीक है। और इन सदस्यों में आप देखें 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। ध्यातव्य है कि 2006 में भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया था। 25 जून 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो आगे देखिए क्या है जानने वाली चीज़ें, स्मरणीय तथ्य। 23 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य FATF की पूर्ण बैठक जो है एलिसा डी एंड्रा मद्राजो मैक्सिको के अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इस बैठक के दौरान अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर और लेबनान को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। कौन कौन है, तो इनको देखे रहिए। एक तो अल्जीरिया है, दूसरा अंगोला, तीसरा कोट डी आइवर और चौथा है लेबनान, ठीक है। चलिए आगे देखिए सेनेगल को यहाँ से बाहर निकाला गया है। किसको, तो सेनेगल को FATF की ग्रे सूची से अभी बाहर किया गया। आगे देखिए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024 की अगर हम बात करें तो क्या है, तो वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज यानी मोनास यूनिवर्सिटी स्थित मोनास बिजनेस स्कूल का अंग और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान निवेश क्षेत्र के पेशेवरों का वैश्विक संघ के द्वारा ये मतलब कि आयोजित एक सर्वेक्षण है। और गौरतलब है कि 2024 के इस सूचकांक में विश्व भर की 48 जो वैश्विक पेंशन प्रणाली राष्ट्र हैं उनका एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया गया है। क्या है जानने वाली चीज़ें, तो 15 अक्टूबर 2024 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक ये जारी किया गया। कौन सा एडिशन है, 16वां, ठीक है। और इसके अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियाँ जो है ना वो विश्व में आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेंगी। कौन कौन से देश हैं, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए टॉप 3 कौन है, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, चौथे पे इजराइल है। और अगर हमसे बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 48वां स्थान है। चलिए वैश्विक भूख सूचकांक देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 2024 का।
ये हमसे पूछा गया था कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल मतलब कि हंगर इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना और उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो वैश्विक मतलब कि भूख सूचकांक है ना, ये आपको 4 संकेतकों कौन कौन से, एक तो अल्पपोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट, और दूसरा बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है बाल ठीगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये 4 संकेतक हैं, ठीक है। क्या है स्मरणीय तथ्य, तो 10 अक्टूबर 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा संयुक्त रूप से जो वैश्विक भूख सूचकांक है यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी किया गया। किसके किसके जो है मतलब कि संयोजन से, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा। आगे देखिए, ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये क्या है, IFHB, इस रिपोर्ट के प्रकाशन में अकादमिक भागीदारी के रूप में था। और इस सूचकांक का ये कौन सा एडिशन है, तो 19वां है। आप देखें कि लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और मतलब कि भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। आगे देखिए, 2024 में टोटल 127 देश जो हैं उनके स्कोर की गणना की गई है। तो टोटल शामिल देश कितने हैं, 127। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका स्कोर वैश्विक में मतलब कि 2024 में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 है, जो कि भूखमरी की मध्यम यानी मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी पूरे विश्व का जो स्कोर है वो कितना है, 18.3 है, जो कि मतलब बहुत ही गंभीर टाइप की स्थिति है, मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए, वैश्विक भूख जो सूचकांक है इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी ऐसा देश नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा देश भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में अभी कोई भी कंट्री नहीं है। आगे देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 22 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जो मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें स्कोर 5 से कम है। और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक जो है प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 22 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। इन 22 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। आर्मेनिया जो एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि ग्रीन पता नहीं क्यों आ रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5.1 इस सूचकांक में 23वें स्थान पे। हमारे एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है आर्मेनिया जो है मतलब कि लैंडलॉक्ड है या नहीं, तो आपको मैंने बताया है। अंतिम 3 देश पे कौन है, सोमालिया, यमन और चाड है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो भारत 105वें स्थान पे है, ठीक है। स्कोर कितना है, 27.3। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर यानी सीरियस स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हम लोग सीरियस स्थिति में हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सम्मेलनों से खूब क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ। पहला सम्मेलन देखिए, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, तो कब से कब तक हुआ है, 15 से 17 जून 2025 को के मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किशस अल्बर्टा कनाडा के में 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पे हुआ है, तो कनाडा के कितना अजीब सा नाम है, कनानास्किश अल्बर्टा, ठीक है, यहाँ पे हुआ है। कौन सा एडिशन है, 51वां है। 1 जनवरी 2025 को कनाडा ने इटली से जो है G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, यानी कि इसके पहले इटली के पास इसकी अध्यक्षता थी। तो आपने देखा था ना, मोदी जी गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटो वायरल हुई थी मेलोनी जी के साथ। चलिए आगे देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, मार्क कार्नी, इन्होंने इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की। और इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के अलावा जो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन काउंसिल, उसके अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लियोन के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। आगे देखिए, G7 के अध्यक्ष के रूप में कनाडा ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित कुछ कार्य सत्रों में पार्टिसिपेट किया और अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया गया। भारत के अलावा अन्य 6 आमंत्रित देश जो है वो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। समझ लीजिए, ये हमसे पूछा जाता है, कई बार हमारे यूपीपीसीएस ने पूछा है कि किसको किसको G7 में आमंत्रित किया गया था। तो जो 6 आमंत्रित देश हैं उसी में आप देखिए कौन कौन है, तो भारत के अलावा ये 6 हैं। नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। और
हो सके ना तो देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के हेड कौन थे जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, ब्राज़ील के, मेक्सिको के, दक्षिण अफ्रीका के, कोरिया के और यूक्रेन के, क्योंकि जो इसके पहले एग्जाम हुआ था 2024 में उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बने हुए थे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और G7 सदस्य देशों ने कनानास्किश वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया। तो भैया नाम इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये पहल जंगलों में लगने वाली जो आग है उसको रोकने, उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर के इस पहल का समर्थन किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। G7 के बारे में जान लीजिए। तो जो G7 है ये विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित महाशक्तियों का संगठन है। तो जाहिर सी बात है अपना भारत इसमें नहीं ही शामिल होगा परमानेंट मेंबर के रूप में। और इस मतलब कि संगठन के जो सदस्य देश हैं उसमें आपको यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान जो है वो मिल जाएंगे। ये 7 है। पहले इसको G8 कहा जाता था क्योंकि रसिया शामिल था, लेकिन जब क्रीमिया पे उसने आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया तब से G7 ही रह गया है। G7 से जो G8 नामक एक मतलब सदस्य था रूस, उसको हटा दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। तो इसके बारे में देखिए। 9 से 13 जून 2025 के मध्य तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस, फ्रांस में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा। थीम क्या रहा है? तो देखिए, महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्यवाही में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्यवाही का समर्थन करना, तथा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 14। क्या है SDG 14? तो जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों और साधनों की पहचान करना। उल्लेखनीय है कि पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में स्वीडन और फिजी की सहमेजबानी में न्यूयॉर्क में जो है आयोजित किया गया था। एक बार हमसे फिजी की मतलब की कैपिटल पूछ ली गई थी, तो याद रखिएगा जुबा है। क्या है? जुबा। कुछ लोग उसको सुबा भी कहते हैं, तो जुबा ही पढ़ें। आगे देखिए, जबकि इसका जो दूसरा सम्मेलन है वो 2022 में पुर्तगाल और केन्या की सहमेजबानी लिस्बन, पुर्तगाल में हुआ था। तीसरे संयुक्त महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की डीप ओशन मिशन जो है समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी जो है वो तैनात किए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रव्यापी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और $80 बिलियन से अधिक की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही भारत ने वैश्विक समुद्र क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHAV डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल लॉन्च किया। 13 जून 2025 को सम्मेलन के परिणाम के रूप में हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्यवाही के लिए एकजुट यानी आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन शीर्षक के राजनीतिक घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसे IBCA कहा जाता है, इसकी पहली बैठक हुई है। तो पहली बैठक है तो महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुई है? तो इस वजह से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली, भारत में हुई है। ठीक है, चलिए। अध्यक्षता जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनके द्वारा की गई। हो सकता है ना जब हमसे ये पूछ लें स्टेटमेंट में कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है यानी IBCA, इसका जो पहली बैठक है वो भारत के द्वारा आयोजित की गई नई दिल्ली में, तो ये वाला तो ठीक हो जाएगा। फिर हो सकता है आपसे कहें कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई, तो फिर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई है। आगे देखिए, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसमें आप देखिए भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान जो है वो शामिल थे। बैठक में भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष, डॉक्टर SP यादव को IBCA का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी बात, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो भारत देश में है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है मतलब आयोजन या सम्मेलन रहा है। आगे देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार के द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत किया गया। ठीक है, ज्ञात हो कि RBCA
ठीक है, सॉरी IBCA 95 रेंज देशों का एक संगठन, यानी कि जो इबका है यानी IBCA, इसमें 95 रेंज देश हैं, ये इनका संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब कि देश के जो 7 बिग कैट है ना, इनके संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, बिग कैट कौन कौन से हैं, यानी कि बिग कैट की प्रजातियां कौन सी हैं? बड़ी बिल्लियों में बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। अब देखिए हमारे यहाँ जगुआर नहीं पाया जाता। आप मुझे बताइए, अब देखेंगे ना कि जो चीता है ना, उसको भी हमारे यहाँ लुप्त तो घोषित कर दिया गया था, हालांकि अभी तो विदेश से लाया गया है। ठीक है, चलिए, जगुआर तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पाया जाता, और चीता पहले पाया जाता था, लुप्त हो गया था, लेकिन जगुआर हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता। मेरे ख्याल से प्यूमा भी नहीं पाया जाता। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्यूमा हमारे यहाँ पाया जाता है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे जो है ना वो है IISS सांग्री-ला संवाद 2025। ठीक है, तो सांग्री-ला संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन है, और इसके बारे में देखिए कि 30 मई से 1 जून 2025 के मध्य जो सांग्री-ला संवाद 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? सिंगापुर में। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS सिंगापुर के द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ जो है वो शामिल होते हैं। और इस वर्ष के संवाद में 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुखों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे जो CDS वर्तमान में हैं, अनिल चौहान, इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। 2025 के सम्मेलन ने मतलब शक्ति संतुलन, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों को केंद्र में रख करके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माताओं के विचारों का आदान प्रदान के कराया। आगे देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक हुई है 2025 में। तो 20 से 22 मई 2025 को एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई। ठीक है, तो कहाँ हुई है, जरूरी होता है हमारे लिए। भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता जो है इसी बैठक के दौरान संभाल ली, यानी कि अगला जो होगा ना वो अपने भारत देश में होगा, क्योंकि भारत को अध्यक्षता मिल गई है एशियाई उत्पादकता संगठन की। कहाँ पे मिली? तो जो इंडोनेशिया में बैठक हुई थी वहाँ पे मिली। आगे देखें, यह प्रबंध निकास एशियाई उत्पादकता संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, और यह संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने, प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देने और सचिवालय के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक आधार पर बैठक करता है, यानी कि हर साल इसकी बैठक होती है। आगे देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन APO के बारे में, तो ये आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसमें 21 मेंबर्स हैं। अगला जो है वो क्या है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, तो 26 मई 2025 को 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा है? समावेशीपन और स्थिरता। ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मलेशिया के प्रधानमंत्री, नाम ध्यान से देखिए, अनवर इब्राहिम ने इसकी अध्यक्षता की है। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता व केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर को अंगीकार जो है वो किया है। आसियान के बारे में जान लीजिए, तो ये दक्षिण जो है पूर्व एशियाई देशों, ध्यान रखिएगा इस बार आसियान से ना IAS ने क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, तो आसियान देखिए 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, कौन कौन? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और दारुसलाम, साथ में कंबोडिया, म्यांमार और लाओ PDR जो है वो शामिल है। ठीक है, कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ PDR। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना देखिए 1967 में हुई। यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका कहाँ पे मिलेगा? इंडोनेशिया के जकार्ता में। 10 देश इसमें शामिल हैं, उन 10 देशों के नाम में कौन शामिल नहीं है ये पूछा गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए, इसका हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया में मिलेगा ही। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आसियान के 11वें संभावित सदस्य देश के रूप में ना तिमोर लेस्ते के प्रवेश को जो है स्वीकार किया गया है, और उसमें कहा गया था कि शायद इंडोनेशिया को स्वीकार किया गया है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। कई सारे स्टेटमेंट आप देखिए, इस बार IAS के जो पेपर हुआ है ना उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे गए हैं, पेपर बहुत टफ टाइप का था। तो आसियान का जो 11वां संभावित सदस्य है उसके रूप में तिमोर लेस्ते के प्रवेश को सिद्धांततः स्वीकार किया जा चुका है। ये आसियान के बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहा। तो आसियान का जो 11वां सदस्य बनने वाला है वो कौन है? तिमोर लेस्ते। ठीक है, चलिए
मंत्रिपरिषद COM की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA बैठक 2025। तो 21 मई 2025 को मंत्रिपरिषद यानी COM की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक IORA अध्यक्ष श्रीलंका के द्वारा वर्चुअली इसको आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता है कुल मिलाकर श्रीलंका ने की है। मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है, विजिता हेरात, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। थीम क्या रहा है, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। ठीक है, और इस बैठक में सभी जो है सदस्य जो मेंबर रहे हैं उनके 12 संवाद भागीदारियों को के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। उल्लेखनीय है भारत वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष। ठीक है, तो श्रीलंका भले ही अध्यक्ष है, हम लोग उपाध्यक्ष हैं। भारत 2025 से 27 के लिए इसकी अध्यक्षता भी संभालेगा। ठीक है, तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में जानिए। तो यह उच्च स्तर की अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने का एक विशिष्ट मंच है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बताइए किसका किसका जन्म हुआ है 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, एबिन मॉरिशस में है। टोटल मेंबर जो है इसमें 23 है। तो ध्यान से देख लीजिए, 1997 में मतलब की स्थापना हुई। इसमें मेंबर्स आपको 23 मिलेंगे। हेडक्वार्टर एबिन मॉरिशस में है और 2025 से 27 का जो मतलब कि भारत है ना उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अभी वर्तमान में भारत उपाध्यक्ष है, श्रीलंका इसका अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का विस्तारित सत्र रोम 2025। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का जो मूल सत्र है ना वो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। कहाँ पे, कोलंबिया के काली में। ठीक है, तो ये जो 16वां COP16 है ना, COP16 इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ, कोलंबिया के काली में हुआ है। चूंकि काली सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 तक इटली के रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में आयोजित किया गया। आगे देखिए, इससे पूर्व एक ऑनलाइन सत्र भी 3 से 6 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। तो मैं बता रही हूँ इससे क्वेश्चन बनना बिल्कुल भी मतलब बेकार सी बात है। हो सकता है अगर कोई बनाए तो समझ लीजिए कि वो बहुत बदला लेने टाइप का है। 4 बार तो इसका मतलब कि सम्मेलन ही हो रहा है 1 साल में। चलिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करना। COP16 रोम 2025 के क्या परिणाम निकल के आए हैं, तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अध्ययन मतलब कि अद्यतनीकरण और परंपरागत ये क्या हो रहा है, ज्ञान और जैव संसाधनों के न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करना। आप देखिए 19वां और G20 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो अगला ये टॉपिक है क्या, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, लुइस इनाशियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी जो अध्यक्षता है वो की गई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे दिया गया है कि इस शिखर सम्मेलन का स्लोगन क्या था। तो इसका स्लोगन ध्यान से देखिए, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, ये इसका G20 शिखर सम्मेलन का स्लोगन था। आगे देखिए, इस शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों यानी रीजनल ब्लॉक्स तथा मतलब कि यथा अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। यानी कि आप देखिए G20 पहले जो था ना उसको अभी G21 कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ था। तो अभी G20 में जो 19 देश हैं वो शामिल हुए और साथ में 2 संघ हैं। कौन कौन से, एक AU यानी अफ्रीकन यूनियन और दूसरा EU यानी यूरोपियन यूनियन। तो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में 2023 में आयोजित जो 18वां G20 हुआ था ना उसके शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था और इसी की वजह से क्या हुआ था, वो G21 हुआ था। ठीक है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन समारोह के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल अलायंस मतलब कि अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। 82 देशों जिसमें भारत भी शामिल है इसके सहित इस गठबंधन के 148 संस्थापक सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसको हम FAO कहते हैं, इसके अनुसार विश्व में 2024 में कुल 733 मिलियन लोग अल्प पोषित यानी अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, चलिए
19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए जो वैश्विक पहल है ना, उसको लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, मतलब कि ब्राज़ील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के जलवायु परिवर्तन पर जो सूचना अखंडता है उसके लिए एक वैश्विक पहल लॉन्च की है। आगे देखेंगे हम लोग 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी जी। वैसे भी विदेश में जो भी होता है ना, सामान्यतः मोदी जी जाते हैं। अगर इटली में कुछ है तो पक्का मोदी जी ही जाएंगे। आगे देखिए, G20 हेतु भारत के शेरपा कौन रहे हैं? तो अमिताभ कांत रहे हैं। ठीक है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं के द्वारा G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। ठीक है। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की यदि बात की जाए तो 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की जो अध्यक्षता है वो ग्रहण की है। ठीक है। भारत और ब्राज़ील के बाद ये लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बन रहा है। यानी कि अब जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, क्योंकि इसको अध्यक्षता मिल गई है। आगे देखिए, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। ये पहला अवसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना के विषय पर केंद्रित होगी। ठीक। आगे हम देखेंगे COP29। ये जो COP29 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024, इसकी बात करें तो 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। आगे देखिए, आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का ये 29वां सत्र यानी COP29 था। आगे देखिए, मुख्तार बाबायोव, ये जो है COP29 की अध्यक्षता जो है इनको सौंपी गई। COP29 अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य जो है इसकी घोषणा की गई, और इसी के तहत आप देखें विकासशील देशों को जलवायु कार्यवाही के लिए प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन की धनराशि प्रदान करने की जो प्रतिबद्धता है वो जताई गई। और COP29 में हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया। COP29 के उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय वक्तव्य जो है वो प्रस्तुत किया गया। नाम ध्यान से देख लीजिएगा। COP30 का जो आयोजन है वो नवंबर 2025 में कहाँ पे होना है? तो ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है। COP39 का आयोजन नवंबर 2025 में। ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है? वो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है। तो अभी देखिए 22 से 24 अक्टूबर को कहाँ पे हुआ? तो कजान में। कजान कहाँ है? रूस में है। ये 16वां जो एडिशन है वो संपन्न हुआ है। ठीक है। इस सम्मेलन में यानी कि इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय रहा है वो क्या रहा है? तो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ठीक है। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में हुआ है और 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ठीक है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए मेंबर जोड़े गए थे। वो 4 कौन है? कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो शामिल हुए। पीसीएस ने नहीं पूछा है, कई अन्य आयोगों ने पूछा हुआ है, क्या पता आप पीसीएस आयोग भी पूछ ले। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी तक उसने ये निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं किया है। जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। तो सऊदी अरब ने अभी जो है इसको कुछ बोला नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे जेवियर मिलेई, इन्होंने तो इसको स्वीकार करने से मना ही कर दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिभाग करने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं का अगर हम विवरण देखें तो वो ये इस तरह से है। जानते हैं अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, तो क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ रहा है कि ब्राजील की तरफ से देखिए कौन आए हैं, तो लुइस इनासिवा लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पार्टिसिपेट किए और यही दरअसल यही पूछा ही गया था ना। तो रूस के व्लादिमीर पुतिन ही आए थे, भारत के नरेंद्र मोदी जी थे, चीन से शी जिनपिंग थे, दक्षिण अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा थे, मिस्र से थे अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के, इथियोपिया से थे अबी अहमद जो कि प्रधानमंत्री हैं, ईरान से मसूद पेजेस्कियन जो कि राष्ट्रपति हैं, यूएई से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है।
उपर्युक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त आप देखें कि नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि तुर्की के द्वारा पहली बार यहाँ पे मतलब कि पार्टिसिपेट किया गया और तुर्की जो है नाटो का मेंबर भी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में तुर्की का प्रतिनिधि राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन के द्वारा किया गया था। आमंत्रित अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में पार्टिसिपेट किया गया। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स प्लस आउटरीच प्रारूप में एक पूर्ण सत्र यानी ब्रिक्स प्लस आउटरीच प्लेनरी सेशन का आयोजन भी किया गया। यह प्रारूप ब्रिक्स देशों और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ और पूर्व के उनके भागीदारों के मध्य प्रत्यक्ष और खुले संवाद का अवसर जो है वो प्रदान करता है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर जो कजान घोषणा पत्र है ना वो जारी किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण है। इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोल वेत्ता दिवस जो है इसके रूप में स्थापित करने का जो पहल है उसका स्वागत किया गया। तो हो सकता है पूछ लें, ठीक है, कि 18 अगस्त को कौन सा दिवस मनाए जाने की बात चल रही है। आगे देखिए भागीदार देश, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान भागीदार देश यानी पार्टनर स्टेट नामक एक नई श्रेणी जो है वो स्थापित की गई, यानी कि स्थापित करने की घोषणा की गई। और आप देखें भागीदार देश ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे, हालांकि ये देश ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगे। टोटल 13 देशों को ब्रिक्स समूह में भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है, जो कि कौन कौन से हैं। एक तो अल्जीरिया है, दूसरा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया और कौन है, मलेशिया के साथ साथ आप देखें नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। तो ब्रिक्स ब्राज़ील 2025 याद रखिएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। अब हम देखेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जी के द्वारा 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया गया। दम्मू रवि सचिव आर्थिक मामले के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठकों में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य पिछले 5 वर्षों में आयोजित ये पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक थी। इसके पूर्व दोनों नेताओं के मध्य 2019 में ब्राज़ीलिया में जो आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसके अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के स्तरीय बैठक जो है वो आयोजित हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो ये क्या है, तो जो ब्रिक्स है ये एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन में वर्तमान में पूर्ण सदस्य के रूप में आपको टोटल 11 मेंबर्स मिलेंगे। कौन कौन से हैं 11 मेंबर्स? तो ब्रिक्स में आप देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ना वो है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, यानी कि किसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां वगैरह हैं वो आएगा। तो सम्मेलन आज हो गया है, अब नियुक्तियों से हम जो वीडियो लाएंगे वो कल लाएंगे, अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इतना आप लोग एक बार रिवाइज़ कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।